हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 के बारे में। अब ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये पार्ट है राइट टू फ्रीडम का। राइट टू फ्रीडम में हमें कुल मिलाकर टोटल 4 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 का एक सब क्लॉज है ए। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और आर्टिकल 22, ये जो 4 आर्टिकल है ये क्या है, राइट टू फ्रीडम के पार्ट है। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम में इसका जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19। इस पर जो है आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, डिटेल से इसको देखने वाले हैं। तो देखो, ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है। अब ये जो आर्टिकल 19 है ना, ये आपको 6 राइट जो है प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप कुछ बोल सकते हो, आप अपनी फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर सकते हो। देन आपको असेंबली का राइट्स मिलता है, मतलब आप एक जगह पर इकट्ठा होके जो है कुछ सभा वगैरह ले सकते हो, कुछ पब्लिक मीटिंग वगैरह ले सकते हो। देन आप जो है कोई एसोसिएशन बना सकते हो, आप कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हो, आप कोई कंपनी बना सकते हो। ये भी जो है राइट्स आपको आर्टिकल 19 के तहत मिलता है। देन आप इंडिया में जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, कहीं पर भी जो है घूमकर आ सकते हो। ठीक है। देन आपको जो है रेसिडेंट का भी राइट मिलता है, मतलब आप इंडिया में जो है कहीं पर भी अपना मकान बनाकर सेटल हो सकते हो, रह सकते हो। देन आप कोई प्रोफेशन कर सकते हो, आप कोई ट्रेड कर सकते हो, आप कोई जो है व्यवसाय कर सकते हो। तो ये जो 6 राइट्स है ना, ये आपको आर्टिकल 19 के तहत जो है मिलते हैं। और इस पर हम आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, एक एक राइट्स पर जो है मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। परंतु जो है मैंने आर्टिकल 19 का जो है आपको ओवरव्यू बता दिया कि ये एक आपका फंडामेंटल राइट्स है और आपको आर्टिकल 19 के तहत 6 राइट जो है आपको मिलते हैं। अब ये जो आर्टिकल 19 था ना, जब हमारा ओरिजिनल संविधान बना था, तो यहाँ पर कितने राइट्स मिलते थे आपको, यहाँ पर जो है 7 राइट्स मिलते थे। अभी कितने मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर जो है 6 राइट्स मिल रहे हैं अभी, ठीक है, वर्तमान में। परंतु जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो आपको आर्टिकल 19 में यहाँ पर 7 राइट्स मिलते थे। तो एक राइट्स कौन सा था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक आपका फंडामेंटल राइट्स था यहाँ पर। परंतु हमने क्या किया, राइट्स टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया। कौन से अमेंडमेंट के तहत, 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 द्वारा जो है हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। और फाइनली यहाँ पर कितने कितने राइट बचे, अभी 6 राइट जो है अभी बचे। अब राइट टू प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से रिमूव क्यों किया, ये जो है हम आगे जो है डिटेल से जो है चर्चा करने वाले हैं। परंतु आप यहाँ पर एक बात याद रखना कि आर्टिकल 19 में जब हमारा ओरिजिनल संविधान बना था, तो यहाँ पर आपको कितने राइट्स मिलते थे, 7 राइट्स मिलते थे। और अभी जो है आपको 6 राइट्स मिलते हैं। देन दिस 6 राइट आर प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब ये जो आपको 6 राइट्स मिल रहे हैं आर्टिकल 19 के तहत, ये जो है आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। ठीक है, ये आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं मिलते। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो इंडिया में। तो अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सर देखो मैं शाहरुख खान के घर में जाता हूँ और सलमान खान के घर में जाकर घूम कर आता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो है ना भाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, आपको फ्रीली मूवमेंट करने का अधिकार है। आप जो है फ्रीली इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हो, परंतु वो क्या होना चाहिए, वो पब्लिक लैंड होना चाहिए। इसी जगह पर जो है आप जाकर जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो, परंतु आप किसी के प्राइवेट जमीन पर जाकर घूम के नहीं आ सकते। जैसे ही आपको यहाँ पर रेसिडेंट का राइट्स मिलता है, मतलब आप इंडिया में जो है कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के प्राइवेट जमीन पर जाकर सेटल हो सकते हो। इसके लिए आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए, वहीं पर जो है आप अपना मकान बना सकते हो। किसी प्राइवेट जमीन पर जो है आप अपना मकान नहीं बना सकते। तो ये भी जो है फैक्ट आप याद रखना कि ये जो आर्टिकल 19 है, इसके तहत जो 6 राइट्स आपको मिलते हैं, ये किसके अगेंस्ट में मिलते हैं, ये हमारे स्टेट के अगेंस्ट में मिलते हैं। ठीक है, अब स्टेट का मतलब क्या होता है, ये हमने आर्टिकल 12 में जो है कवर किया था। इस पर जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको स्टेट की डेफिनेशन नहीं पता तो ये वीडियो जो है आप देख लेना आर्टिकल 12 पर, आपका जो है स्टेट की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देन और क्या फैक्ट है आर्टिकल 19 के बारे में, तो देखो, moreover these rights are available only to the citizen and to shareholder of a company but not to foreigner or legal person like companies और corporation etc। मतलब इसका ये है कि ये जो आर्टिकल 19 है, इसमें जो ये 6 राइट्स है ना, ये ओनली भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं। मतलब जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स है, जो असेंबली का राइट्स है, जो एसोसिएशन का राइट्स है, जो मूवमेंट का राइट्स है, ये जो 6 राइट्स है ये ओनली भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते।
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल 19 है ये भारतीय नागरिकों पर जो है अप्लाई होता है। इसकी पावर जो है भारतीय नागरिकों को ही मिलती है, विदेशी नागरिकों को नहीं मिलती। ये भी जो है इसके बारे में फैक्ट है, तो ये भी फैक्ट जो है आप याद रखना। देन the state can impose reasonable restriction on the enjoyment of these six rights only to the grounds mentioned in the article 19 itself and not on any other grounds। मतलब क्या है, ऐसे नहीं है कि ये जो 6 राइट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं ना आर्टिकल 19 में, ये जो है एब्सोल्युटली राइट्स नहीं है। हमारी स्टेट क्या कर सकती है, इस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होंगे, ये जो है हम आगे देखने वाले हैं। इसके बारे में जो है हमारे आर्टिकल 19 में बताया गया है, वो रिस्ट्रिक्शन क्या है वो भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल 19 का ओवरव्यू जो है समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 6 राइट्स है ना, एक एक कर जो है इनको अभी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो देखो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A किसके बारे में बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। क्या बोलता है ये, इट इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज। मतलब वो जो है अपने विचार रख सकता है, वो अपनी ओपिनियन रख सकता है। कौन से माध्यम से, वो जो है बोलकर अपनी राय को रख सकता है, व्यू को रख सकता है। राइटिंग में जो है वो कुछ बोल सकता है, प्रिंटिंग में मतलब आप न्यूज़पेपर में जो है कुछ छाप सकते हो। पिक्चरिंग मतलब आप कुछ फिल्म वगैरह बनाकर जो है अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो। तो ये जो राइट्स है आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A के तहत मिलते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट ने जो है समय समय पर जजमेंट दी है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि देखो, अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों का प्रचार करने का अधिकार जो है एक भारतीय नागरिकों को है। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब प्रेस की फ्रीडम होगी इंडिया में, कोई भी नागरिक जो है फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता है उसको पत्रकारिता करने की। देन फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, आप जो है अपने बिजनेस की जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, चाहे फिर वो टीवी में करो, न्यूज़पेपर में करो, चाहे फिर वो आप कभी हाईवेज पे जाते होंगे तो वो बोर्ड दिखते होंगे आपको, वहां पर भी जो है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की होती है। तो ये भी जो है राइट्स है नागरिकों को कि आप अपने शॉप की, अपने बिजनेस की जो है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है कर सकते हो। देन राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्शन, मतलब क्या है, आप अगर किसी से बात कर रहे हो ना, तो आपका फोन कॉल वो बंदा जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता आपको बिना बताए। मतलब क्या है, इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब भी आप टेलीफोन कंपनी में बैंक फोन करते हो, किसी बैंक में फोन करते हो, किसी भी कस्टमर केयर को आप जब फोन करते हो ना, तो वहां पर आपको बताया जाता है कि आप जिस कस्टमर से बात करोगे ना, तो आपकी कॉल जो है रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, आपकी अगर कॉल कोई रिकॉर्ड करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मैं जो है आपकी कॉल रिकॉर्ड करने वाला हूँ। अगर आपको बिना बताए वो बंदा जो है कॉल आपकी रिकॉर्ड करता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट में जो है एक्शन ले सकते हो। ठीक है। देन राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऐसा नहीं कि इस पर जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली होंगी। अब रशिया में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है। परंतु हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमने क्या किया, ये जो टेलीकास्ट का राइट्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का राइट्स है, इस पर हमने गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं रखी। यहाँ पर प्राइवेट पर्सन भी जो है अपना काम कर सकता है और गवर्नमेंट भी जो है अपना काम कर सकती है। ठीक है, टेलीकास्ट करने का। देन राइट अगेंस्ट वन कॉल बाय पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या होता है, इंडिया में जो है कई बार भारत बंद का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई बार जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है स्ट्राइक करती है और भारत को बंद कर देती है। अब इसका मतलब क्या है, इसके अगेंस्ट भी जो है भारतीय नागरिकों को राइट्स मिलता है। जैसे कि मान लो भाई, ये जो है हाईवेज है, ठीक है, पहली बात तो उनको क्या करना पड़ेगा, अगर भारत बंद का आयोजन कर रहे हैं, कोई रैली निकाल रहे हैं, तो उनको जो है वो पब्लिक लैंड पर करना पड़ेगा। वो जो है प्राइवेट लैंड पर जो है कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। देन अगर मान लो ये जो है पब्लिक हाईवे है, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, मतलब कुछ इमरजेंसी कंडीशन जो है यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है बंद का आयोजन कर रही है। अब मान लो कोई पर्सन जो है यहाँ से उसको स्कूल कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर सकती कि उस बंदे को जो है हॉस्पिटल में जाने से रोक सकती है। यानी कि हॉस्पिटल में जाने से नहीं रोक सकती, स्कूल में जाने से नहीं रोक सकती। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद का आयोजन कर कर ऐसा करती है किसी नागरिक के साथ, तो वो जो नागरिक है ना, वो जो है एक्शन ले सकता है पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में या उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में। तो ये भी जो है राइट्स आपको मिलता है।
देन राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, मतलब हमारे पास क्या है, एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज करती है, गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है ना, इसके बारे में आप जो है डिटेल से यहाँ पर जान सकते हो। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस, मतलब किसी ओपिनियन पर, किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, आपको वहां पर साइलेंस रहना है, तो ये भी जो है आपको राइट्स है। देन राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर में छापने से पहले जो है कुछ रोका नहीं जाएगा, मतलब उस पर जो है फ्री सेंसरशिप नहीं की जाएंगी गवर्नमेंट द्वारा। पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जितने भी जो है हमारे इंडियन न्यूज़पेपर थे उनको जो है फ्री सेंसरशिप करती थी, मतलब उनको जो है छापने से रोका जाता था। परंतु अब हम आजाद हो चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो है कोई प्री सेंसरशिप जो है यहाँ पर नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर में जो है आपको जो छापना है वो छाप सकते हो, परंतु वो जो न्यूज है ना, वो वायलेशन नहीं करनी चाहिए। ये हम आगे देखने वाले हैं कि इस पर रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। देन राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। अब ये जो पॉइंट है आप अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, आर्टिकल 19 के तहत, इसका जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए पर जो है हम बात कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो, आप इसके अंतर्गत जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, ये जो है आपका फंडामेंटल राइट है। परंतु आप आर्टिकल 19 के तहत स्ट्राइक नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्राइक करना जो है आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब इनमें अंतर क्या होता है, तो देखो, मान लो आपके एरिया में जो है कोई कंपनी है और वो कंपनी जो है कुछ प्रोडक्ट बना रही है। अब ये प्रोडक्ट बनाते समय क्या हो रहा है, कंपनी जो है यहाँ का, जो इस एरिया में जो कंपनी है यहाँ का एनवायरनमेंट जो है खराब कर रही है, एनवायरनमेंट को जो है नुकसान पहुंच रहा है। अब इस एनवायरनमेंट खराब होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लोग रहते ना, इनके हेल्थ पर जो है इसका बैडली जो है इफेक्ट हो रहा है और लोगों की जो है हेल्थ जो है खराब हो रही है। तो लोग क्या कर सकते हैं, इस कंपनी के अगेंस्ट में जो है डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो इससे जो है हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और एनवायरनमेंट खराब होने से जो है हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और बोलेंगे कि इस कंपनी को बोलेंगे कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो ना, इससे जो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो आप अपने कंपनी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म लगाओ, कुछ मशीन्स लगाओ जिससे हमारा एनवायरनमेंट खराब ना हो। और एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा तो हमारी हेल्थ खराब नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आप जो है अपना प्रोडक्शन भी करो, आप प्रोडक्ट भी बनाओ, परंतु एनवायरनमेंट खराब मत करो। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट का मतलब निगोशिएशन किया जाता है कंपनी से, जो पब्लिक की डिमांड होती है ये कंपनी को जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती है। परंतु स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक में कई बार क्या करते हैं, जो कंपनी के वर्कर होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं ना, ये कंपनी को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं, क्योंकि इनकी कुछ डिमांड्स होती है, जैसे कि सैलरी बढ़ाना, कुछ इनको फैसिलिटीज चाहिए। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो वर्कर है कई बार जो है स्ट्राइक करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो, आप प्रोटेस्ट तो कर सकते हो परंतु आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब स्ट्राइक करते हैं तो कंपनी के वर्कर क्या करते हैं, कंपनी को जो है लॉकआउट करते हैं, बंद कर देते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है, कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो मार्केट में इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। मार्केट में जब इसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो इस प्रोडक्ट की जो है प्राइस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप जो है आर्टिकल 19 के जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक करने का राइट्स आपको मिलता है, ये नहीं है कि आपको राइट नहीं मिलता, परंतु ये क्या है, ये लीगल राइट्स है आपका। आपको स्ट्राइक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो है 14 दिन पहले जो है नोटिस देना पड़ेगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्यों जो है स्ट्राइक करना चाहते हो। तब जाकर, अगर कंपनी कोई एक्शन नहीं लेती तब जाकर आप जो है स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर ये याद रखना कि आर्टिकल 19 के तहत जो है आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। परंतु आप आर्टिकल 19 के तहत स्ट्राइक नहीं कर सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये आपका लीगल राइट्स है। इसकी प्रोसेस जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताई गई है कि आप जो है कंपनी को 14 दिन पहले नोटिस दोगे, देन जो है आप स्ट्राइक करोगे। तो आई होप आपको जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए के जो है सारे पॉइंट जो है समझ में आ चुके होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, ये जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पर जो है हमारी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है लगा सकती है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत, ठीक है। अब कौन कौन के ग्राउंड पर जो है हमारी स्टेट जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, तो देखो, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत क्या कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। जैसे इसके ग्राउंड्स क्या है, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब
पर्सन को इंडिया में आजादी है कुछ बोलने की, कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करने की, परंतु वो इंडिया के सोवरेनिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, इंडिया के इंटीग्रिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मतलब इसको चैलेंज नहीं कर सकता, इंडिया की एकता को तोड़ने वाली बात जो है वो पर्सन नहीं कर सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और नेशन, मतलब राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में भी जो है वो पर्सन कुछ नहीं बोल सकता। देन फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट और नेशन, अब क्या है, कई बार जो फॉरेन कंट्रीज होती है इनके साथ इंडिया के बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन होते हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है, तो कोई भी पर्सन जो आपको प्रोटेस्ट करने का राइट्स है, जो आपको बोलने का राइट्स है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो अमेरिका के बारे में जो है कुछ गलत बोले और हमारे रिलेशन खराब करे, तो ये भी जो है आपको रोका जा सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। देन फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, अब मैंने वो भी बताया ना कि एक हाईवे है, अगर उस हाईवे पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी बंद का आयोजन करती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से रोका जाता है, स्कूल में जाने से रोका जाता है, अगर ऐसा कुछ करती है तो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है एक्शन ले सकती है। देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट ने जो है कोई अपना जजमेंट दिया, तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में जो है आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं बोल सकते कि कोर्ट ने जो है ये डिसीजन सही नहीं दिया, तो ये बोलने का राइट्स आपको नहीं है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। देन डिफेमेशन, मतलब आप जो है आपको बोलने का राइट्स है, परंतु आप सामने वाले बंदे की जो है रेपुटेशन डाउन नहीं करोगे, अगर आप ऐसा करते हो तो वो बंदा क्या कर सकता है, आप पर जो है डिफेमेशन का केस चला सकता है। अब रिसेंटली एक न्यूज जो है हमारे जो राहुल गांधी जी है और हमारे प्रधानमंत्री जो है, इन पर क्या किया था, राहुल गांधी जी ने जो है कुछ बोला था प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, तो राहुल गांधी जी पर क्या हुआ था, केस हुआ था डिफेमेशन का केस, और वो जो है चल रहा था। तो इसका इसे ये जो है बेस्ट एग्जांपल है, आप याद रखना कि आप सामने वाले बंदे के बारे में कुछ बोल सकते हो, आपको बोलने का राइट्स है, परंतु आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे उसकी रेपुटेशन जो है खराब होंगी, ठीक है। एंड किसी अपराध के लिए किसी को उकसाना, मतलब कुछ जो है करने को बोलना, बम ब्लास्ट करने को, जैसे कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि किसी को भड़का सकते हो कि कुछ कांड करने के लिए, तो ये भी जो है राइट्स नहीं है आपको इसके अंतर्गत। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एक पर जो है लगाया जा सकता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के तहत। तो आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड राइट्स पर, मतलब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी के बारे में। अभी हमने बात की आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ए के बारे में, अब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम इसके सेकंड राइट्स पर बी पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो क्या बोलता है ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी, राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब नागरिकों को जो है ये राइट्स देता है कि आप जो है पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हो, आप जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो। कई बार जो है क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना डेमोन्स्ट्रेशन करती है, रैली वगैरह निकलती है, देन आप जो है प्रोसेशंस कर सकते हो, मतलब आप जुलूस निकाल सकते हो। अब इंडिया में क्या होता है, कई बार जो है रिलीजियस एक्टिविटी होती है, रिलीजियस रैलियां वगैरह निकलती है, तो ये राइट जो है यहाँ पर कवर किया गया है। देन यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो सारे राइट्स मिल रहे हैं ना आपको, पब्लिक मीटिंग के, डेमोन्स्ट्रेशन के, प्रोसेशन के, तो ये क्या होने चाहिए, ये जो है ना पब्लिक लैंड पर होने चाहिए, मतलब हमारी जो सरकार की जमीन है, जो पब्लिक गवर्नमेंट की जमीन है ना, यहाँ पर जो है ये सारी एक्टिविटी जो है आप कर सकते हो। किसी प्राइवेट जमीन पर जाकर, किसी के प्राइवेट लैंड पर जाकर जो है आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, और जो है आप जुलूस वहां पर नहीं निकल सकते, ये भी बात जो है आप याद रखना। देन सेकंड क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी में जो है सारे राइट्स मिलते हैं ना, ये कैसे होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए और अनआर्म्ड होने चाहिए, मतलब शांतिपूर्वक जो है वो राइट्स होना चाहिए, वो प्रोटेस्ट होना चाहिए, और जुलूस होना चाहिए, उसमें हथियार जो है शामिल नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी के बारे में क्या क्या राइट्स मिलते हैं ये हमने जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इस पर कौन से कंडीशन में जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ऐसा नहीं कि ये भी जो है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी जो है एब्सोल्युटली राइट्स है, यहाँ पर भी जो है हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 3 के तहत जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब कौन से ग्राउंड से इसके, तो देखो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, परंतु ऐसा नहीं है कि वो जो है इंडिया की सोवरेनिटी को चैलेंज करेगा, इंडिया के जो है इंटीग्रिटी को चैलेंज करेगा, ऐसा वो पर्सन नहीं कर सकता। देन पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न, मतलब क्या है, ये भी जो है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये देखो ये हाईवेज है, यहाँ पर क्या है गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पर जाने से
आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब पब्लिक ऑर्डर को जो है खराब नहीं कर सकता। अगर पब्लिक ऑर्डर को कोई खराब करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्सन, तो उसको ये काम करने से जो है रोका जा सकता है, ठीक है। और अदर रिस्ट्रिक्शन क्या है इसमें, तो देखो, a magistrate may held an assembly meeting or processions under CRPC section 144। अब क्या कर सकता है, जो हमारे मैजिस्ट्रेट साहब है, किसी रैली को, किसी को प्रोटेस्ट करने से, किसी को पब्लिक मीटिंग जो है करने से जो है रोक सकते हैं, अगर उनको लगता है कि अगर इनको परमिशन देने से लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हो जाएगा, तो क्या कर सकता है, ये जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं इस सीआरपीसी सेक्शन 144 के तहत। देन आईपीसी का सेक्शन है 141, ये क्या बात करता है, ये जो है 5 पर्सन को जो है एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकता है, गैदरिंग करने से रोकता है। तो ये भी जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, कौन से ग्राउंड पर, यहाँ पर बोला है कि देखो, सरकार जो भी कानून लागू कर रही है उसके खिलाफ अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, उसके खिलाफ अगर कोई पब्लिक मीटिंग्स करेगा, इसको जो है गवर्नमेंट को जो है ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, मतलब कानून लागू करने से जो है रोकने की कोशिश करेगा, तो क्या करेंगे हमारी गवर्नमेंट, आईपीसी सेक्शन 141 जो है इम्पोज करेंगे, और 5 पर्सन को जो है एक जगह पर गैदरिंग होने से रोका जाएगा। देन क्या है, और बिना अनुमति के दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करना, इस पर भी ये लगाया जा सकता है। देन क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी को निषिद्ध कार्य करने के लिए बाध्य करना, मान लो कोई कार्य करने के लिए जो है उसको जो है प्रोहिबिट किया गया है, और आप जो है उसको वही कार्य करने के लिए जो है बाध्य कर रहे हो, तो ये जो है सेक्शन 141 लगाया जा सकता है। देन किसी भी कानून के दायित्व के उचित निष्पादन में बाधा डालना, ये जो पहला पॉइंट है ना, यही जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो आपको आई होप ये आईपीसी सेक्शन 141 भी जो है क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी पर जो है ये सारे रिस्ट्रिक्शन जो है लग सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 बी भी जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी के बारे में। अभी हमने बात किया कि ए के बारे में हम बात कर चुके हैं, बी के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे सी के बारे में, ठीक है। इसको अब हम डिटेल से देखेंगे। तो क्या बोलता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी, तो देखो, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब क्या है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी के तहत जो हमारे नागरिक है ये क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो है फॉर्म कर सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटी, कोई क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन जो है यहाँ पर हमारे भारतीय नागरिक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये राइट जो है उनको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी के तहत मिलता है। परंतु यहाँ पर और एक राइट जो है हमारे नागरिकों को मिलता है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, इन संगठनों को जो है, इन ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी यहाँ पर है, ये इन पर डिपेंड करता है कि इनको ज्वाइन करना है या नहीं करना, मतलब ये ज्वाइन कर भी सकते हैं, ज्वाइन नहीं भी कर सकते, ये जो है राइट्स यहाँ पर मिलता है। मान लो किसी ने जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, और अगर उसके लगता है कि इससे जो है मुझे अलग होना है, तो आप उससे जो है अलग भी हो सकते हो, ये भी राइट जो है यहाँ पर आपको मिलता है। अब ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी है, ऐसा नहीं कि ये भी जो है ना एब्सोल्युटली राइट्स है, हमारी स्टेट क्या कर सकती है, इस पर भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, हम ये देख लेते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत जो है इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 4 के तहत हमारी स्टेट क्या करेंगे, इस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इसके ग्राउंड्स क्या है, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसको जो है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। परंतु ऐसा नहीं कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सोसाइटीज है, ये इंडिया के सोवरेनिटी को चैलेंज करे, इंडिया के इंटीग्रिटी को तोड़ने वाली बात करे, या इसके लिए वो बनाया जा रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी स्टेट क्या कर सकती है, इस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इसको जो है बैन कर सकती है। देन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, मतलब वही है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बना दी है आपने, और ये जो है पब्लिक ऑर्डर को जो है, मोरालिटी को जो है खराब कर रही है, तो हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है यहाँ पर लगा सकती है। आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सी जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी जो है हमने डिटेल से चर्चा की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट पर, मतलब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 डी के बारे में। अभी तक जो है हमने ए के बारे में डिस्कस किया, बी के बारे में भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, और सी के बारे में भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डी के बारे में। तो देखो, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 डी जो है ये राइट्स देता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो है कोई पर्सन फ्रीली जो है कहीं पर भी जो है मूवमेंट कर सकता है। दिस फ्रीडम एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मतलब
एक स्टेट से जो है वो दूसरी स्टेट में जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर में वो कहीं पर भी जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। मतलब क्या, इसका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, और एक स्टेट के अंदर भी जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। अब ये राइट जो है हमने नागरिकों को क्यों दिया, क्योंकि हम क्या करना चाहते थे, नेशनल फीलिंग को जो है प्रमोट करना चाहते थे, और जो हमारा नैरो माइंडसेट है ना, इसको अवॉइड करना चाहते थे, ताकि इंडिया में जो है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी जो है अच्छी कर सके। तो इसीलिए जो है हमने ये राइट जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। परंतु क्या होता था, जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल था ना, तो हमारे नागरिकों को जो है कई बार जो है नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने से रोका जाता था। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पर जो है इनको रोका जाता था, ताकि नेशनल फीलिंग को प्रमोट ना कर सके और आजादी की विचारधारा जो है ये ना बढ़ा सके और जल्दी से आजाद ना हो सके। तो इसीलिए हमने क्या किया, इनको जो है दूर किया, और ये राइट जो है नागरिकों को प्रोवाइड किया कि आप जो है फ्रीली मूवमेंट जो है कहीं पर भी कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करने का मौका जो है हमें मिलता है। तो इसीलिए ये राइट्स हमने दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1D है, ये भी जो है एब्सोल्युटली राइट है। इस पर भी जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमारी स्टेट लगा सकती है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत हमारी स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 के तहत हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इसके ग्राउंड्स क्या है, तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब क्या है, मान लो जो आपको घूमने का राइट्स है ना, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जैसे कि मान लो हमारे 2019 में क्या होता, हमारे इंडिया में जो है कोविड-19 आया था। ये जो है कोरोना वायरस की वजह से लोगों को क्या होता था, कोविड-19 होता था। और ये जो वायरस है, एक अगर मान लो किसी पर्सन को कोविड-19 हुआ है और वो दूसरे पर्सन के संपर्क में आता है, तो उसको भी क्या हो जाता था, ये कोविड-19 हो जाता था। अगर ये पर्सन जो है तीसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया, उसको भी जो है ये कोविड-19 हो जाता था। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जिस पर्सन को कोविड-19 हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, तो इसको जो है हम फ्रीली मूवमेंट करने से रोक सकते हैं, ताकि जो है जनरल पब्लिक, जो बाकी के लोग हैं ना, इनकी जान को हम सेव कर सके, इनकी जान को हम प्रोटेक्ट कर सके। तो इस बेस पर जो है हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है उसको फ्रीली मूवमेंट करने से। देन और क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो है कुछ एरियाज होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे इनका जो है डिस्टिंक्टिव कल्चर अलग होता है, इनकी लैंग्वेज अलग होती है, इनके रीति रिवाज जो है अलग होते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब के एरिया में जाने से जो है किसी पर्सन को जो है रोक सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट करने से रोक सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि इस पर जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कब लगाए जा सकते हैं, जो फ्रीली मूवमेंट करने का राइट है। तो आई होप दोस्तों ये भी राइट जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट राइट पर, कौन सा है। तो देखो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E के बारे में अभी हम बात करेंगे। अब तक हमने ए के बारे में बात कर ली, बी के बारे में बात कर चुके हैं, सी के बारे में जो है हम बात कर चुके हैं, और डी के बारे में भी जो है हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E के बारे में। तो ये क्या राइट्स देता है नागरिकों को, तो देखो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया में जो है ना कहीं पर भी परमानेंटली और टेम्परवारी भी जो है सेटल हो सकते हो। ये राइट जो है आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E प्रोवाइड करता है। तो टेम्परवारी का मतलब क्या होता है, आप किसी जगह पर जो है टेम्परवारी कब जो है सेटल हो सकते हो। अब मान लो कई बार आप क्या करते हो, एजुकेशन करने के लिए, कुछ जॉब करने के लिए जो है बाहर जाते हो। तो मान लो आपका एजुकेशन आप कर रहे हो, जैसे कि आप दिल्ली में गए, आप मुंबई में गए, तो आप यहाँ पर कब तक रहोगे, जब तक आपका एजुकेशन, आपका जो कोई कोर्स है वो पूरा होने तक आप क्या करोगे, यहाँ पर टेम्परवारी एक रूम करोगे, रेंट पर एक रूम लोगे, और वहां पर जो है टेम्परवारी जो है सेटल हो जाओगे। तो इसको बोला जाता है टेम्परवारी। देन आप परमानेंटली भी जो है ना सेटल हो सकते हो इंडिया में कहीं पर भी। अब मान लो आपको कहीं पर परमानेंटली रहना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में जो है वहां का डोमेसियल लेकर और वहां पर घर बनाकर जो है परमानेंटली वहां पर सेटल हो सकते हो। तो ये भी राइट्स हमने क्यों लाया, इसके तहत भी जो है हम क्या करना चाहते थे, नेशनल फीलिंग को प्रमोट करना चाहते थे, और जो नैरो माइंडसेट है इसको हम अवॉइड करना चाहते थे। इसलिए जो है ये राइट जो है हमने नागरिकों को दिया। तो आई होप आपको ये भी जो है समझ में आ चुका होगा। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1E है, ये भी जो यानी कि जो सेटल होने का राइट्स आपको देता है, तो इस पर भी जो है हमारी स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ये भी जो है ना एब्सोल्युटली राइट्स नहीं है। इसके क्या ग्राउंड्स है ये भी हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 5 के तहत हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। और इस पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, जो हमने पिछले आर्टिकल में जो डिस्कस किया था कि
इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जिस किसी को जो है कोविड-19 होता है तो उसको सेटल होने से रोका जाएगा, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये भी जो है मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है किसी पर्सन को जो है यहाँ पर जो है सेटल होने से रोका जा सकता है इनको, यानी कि टेम्पररी भी और परमानेंटली भी जो है यहाँ पर किसी को सेटल नहीं होने दिया जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन जो है हम लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 ई, जो आपको राइट देता है रिसाइड और सेटल होने का, ये भी जो है पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। इस पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, इस पर भी जो है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट राइट पर। अब देखो इसका अगला राइट्स क्या है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एफ। अब ये जो है आपका राइट्स जो है आपको नहीं मिलता, ये जो 6 राइट्स है ना, यहाँ पर जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी आपको नहीं मिलता। ओरिजिनल संविधान में ये मिलता था यहाँ पर जब 7 राइट्स थे, परंतु अब जो है ये आपको राइट टू जो प्रॉपर्टी है ये अभी आपको नहीं मिलता। तो इसके बारे में जो है हम अभी देखने वाले कि इसको जो है क्यों रिमूव किया गया यहाँ पर से आर्टिकल 19 में से। तो देखो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये भी जो है आपको आर्टिकल 19 के तहत जो है मिलता था, परंतु हमने क्या किया, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा जो है इसको आर्टिकल 19 से जो है रिमूव किया। और क्या हुआ, जो 7 राइट्स आपको मिलते थे ये रिमूव होने के बाद कितने राइट्स यहाँ पर बचे, 6 राइट्स बचे। और अब हमने यहाँ पर इसको रिमूव क्यों किया, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो जब हमारा इंडिया जो है आजाद हुआ था तो हमारी स्टेट क्या करना चाहती थी, पब्लिक स्कूल कॉलेज बनाना चाहती थी, हाईवेज बनाना चाहती थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना चाहती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाना चाहती थी। तो इसके लिए क्या लगता गवर्नमेंट को, इसके लिए जो है गवर्नमेंट को जमीन चाहिए थी। परंतु क्या था, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये लोगों का आर्टिकल 19 के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स था। तो गवर्नमेंट जो है उनसे जो है जमीन एक्वायर नहीं कर सकती थी, क्योंकि लोगों का ये फंडामेंटल राइट्स था। अगर गवर्नमेंट इनकी जमीन एक्वायर करने जाती थी तो वो नागरिक क्या करते थे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है एक्शन लेते थे, स्टेट के अगेंस्ट में जो है एक्शन लेते थे। क्यों, क्योंकि आपको जो है फंडामेंटल राइट स्टेट के अगेंस्ट में मिलते हैं। तो इसी के लिए, इसी को सॉल्व करने के लिए अब गवर्नमेंट को क्या करना था, स्टेट को क्या करना था, इंडिया को डेवलप करना था, स्कूल कॉलेज बनाने थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाने थे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1978 में, और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसको हटा दिया गया इस आर्टिकल 19 से, और फाइनली इसको क्या बनाया गया, लीगल राइट्स बनाया गया। मतलब क्या है, अब जो है ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये आपका लीगल राइट्स है आर्टिकल 300A के तहत। इसका मतलब यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट है अब आपसे जो जमीन एक्वायर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हाईवेज बनानी है, स्कूल कॉलेज बनानी है, तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है आराम से जो है आपसे जमीन एक्वायर कर सकती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, आर्टिकल 19 में से राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया था। तो इसकी हिस्ट्री भी जो है आपको समझ में आ चुकी होंगी यहाँ पर, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G के बारे में। तो ये क्या बोलता है, तो देखो, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मतलब ये जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G है ये आपको राइट देता है कि आप जो है कोई प्रोफेशन कर सकते हो। मतलब आप जो है कुछ पढ़ाई करोगे, जैसे कि डॉक्टर की पढ़ाई करोगे, इंजीनियर की पढ़ाई करोगे, आप सीए की पढ़ाई करोगे, देन इसके बाद क्या करोगे, आप प्रोफेशन करोगे। देन कोई जो है आप व्यवसाय कर सकते हो, ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई ट्रेड कर सकते हो, कोई बिजनेस कर सकते हो। ये जो राइट्स है आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G के तहत जो है मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है कि ये भी जो राइट्स है ना ये एब्सोल्युटली राइट्स है, इस पर भी जो है हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 के तहत जो है हमारी स्टेट क्या कर सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो इनके ग्राउंड्स हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी और फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब क्या होता है कई बार, अब देखो आपको जो है हॉस्पिटल डालना है, हॉस्पिटल डालने के लिए आपको क्या लगता है, डॉक्टर की पढ़ाई करना जो है, डॉक्टर का जो क्वालिफिकेशन है ये होना जरूरी होता है, तभी जाकर आप क्या करोगे, ये जो है हॉस्पिटल डाल सकते हो। अगर मान लो किसी पर्सन के पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, डॉक्टर की पढ़ाई की डिग्री नहीं है, तो वो पर्सन, उस पर्सन को जो है हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, हॉस्पिटल डालने से रोकेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है किसी बिजनेस करने के लिए, कोई जो है हॉस्पिटल डालने के लिए यहाँ पर जरूरी होता है। जिस पर्सन के पास ये नहीं होगा तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेंगे, उस पर जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। देन मान लो कोई ऐसा बिजनेस है जो हमारी गवर्नमेंट खुद कर रही है, जो ट्रेड है, बिजनेस है,
जो इंडस्ट्री है, और अगर वो जो बिजनेस है, ट्रेड है, अगर हमारी गवर्नमेंट खुद कर रही है, गवर्नमेंट की उस पर मोनोपोली है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस बिजनेस को जो है करने से रोक सकती है नागरिकों को। तो ये भी जो है एक रिस्ट्रिक्शन है। देन ऐसा नहीं है कि आप जो है बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इनलीगल बिजनेस नहीं कर सकते, इमोरल या अनइथिकल बिजनेस नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड चिल्ड्रन, मतलब आप बच्चों की और महिलाओं की तस्करी नहीं कर सकते। आप जो है कोई खतरनाक ड्रग्स नहीं बना सकते, एक्सप्लोजिव नहीं बना सकते। इसको हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लाइसेंस के माध्यम से जो है कंट्रोल करती है। मतलब अगर ये बिजनेस आपको करना है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर में जो है आपको हथियार बनाना है, आपको बम बनाने हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती थी, पहले लाइसेंस प्रोवाइड करती थी, तभी जाकर जो है ये प्रोसेस, ये बिजनेस जो है आप कर सकते थे। तो अभी जो है लाइसेंस की प्रोसेस जो है आसान कर दी है गवर्नमेंट ने, परंतु गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि देखो, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, परंतु ऐसा नहीं कि आप कोई खतरनाक बिजनेस करो। आपके पास अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमारी स्टेट क्या करेंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। मान लो कोई बिजनेस जो है गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट की उस पर मोनोपोली है, तो आपको बिजनेस करने से रोका जाएगा। आप जो है कोई अनइथिकल बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये सारे जो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको जो इसका लास्ट आर्टिकल था, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1G, ये जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। और फाइनली आपको जो ये आर्टिकल 19 है, ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस पर हमने डिटेल से चर्चा की। इसके जो 6 राइट्स है, इसको हमने एक एक कर कर भी देखा डिटेल में। तो आई होप दोस्तों, आपको आर्टिकल 19 जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर ये वीडियो हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक अगले आर्टिकल पर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।